माया के हाथों के खाने की तारीफ तो हर कोई करता है, जिसका कोई जवाब नहीं है। मम्मी चाहे आदमी कैसे भी रहे चलेगा, लेकिन खाना उसे अच्छा बनाना आना चाहिए, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। ठीक कहा भैया, बिना खाने की जिंदगी क्या है। जब मैं शादी होकर आई थी ना, तब तो हमारी जॉइंट फैमिली थी। 35 लोगों का खाना मैं अकेले बनाती थी। फिर भी मजाल है कि खाना खराब बन जाए। और तुम्हारे पापा तो मेरे खाने के फैन थे। मेरे अलावा किसी और के हाथ का खाना पसंद ही नहीं करते थे। अरे मुझे तो 2 दिन मायके जाने के लिए भी ना सोचना पड़ता था। बात तो सही कही तुम्हारी माँ ने। इसके हाथ के खाने के बिना मेरा पेट ही नहीं भरता। किसी और के हाथ में वो स्वाद ही नहीं है। सच कहा पापा आपने। खाने के कारण तो मैं तुम्हारी माँ को खुद ही 2 दिन के लिए उसके मायके लेकर जाता था और लेकर ही साथ में आता था। मुझे तो वैसे भी लव मैरिज पसंद नहीं है। मेरे लिए तो आप दोनों ही लड़की पसंद करना। कुछ दिनों के बाद जब एक रोज माया खाना बना रही थी, तब अचानक से उसे पसीना आने लगता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। फौरन राजू और मयंक माया को अस्पताल में भर्ती करते हैं। डॉक्टर कहता है, इनको गैस से जितना हो दूर रखिएगा और 6 महीने के लिए इन्हें पूरा आराम करना होगा। पहला अटैक है, अगर इसमें लापरवाही की तो दूसरा और तीसरा आने में वक्त नहीं लगेगा। सो बी केयरफुल। डॉक्टर, हम मम्मी का पूरा ख्याल रखेंगे। हफ्ते भर बाद माया अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आ जाती है। अपने घर की ऐसी हालत देखकर वो कहती है, अब बहू की ज़रूरत है। आप चंदन के लिए लड़की देखिए। पूरा घर बिखरा पड़ा है। बहू आ जाएगी तो कम से कम आपको खाने पीने की तो दिक्कत नहीं होगी। तुम आराम करो माया, मैं सब देख लूँगा। अभी खाना वाली खाना बना तो रही है ना। राजू चंदन के लिए लड़की देखने के लिए हड़बड़ाने लगता है और सभी को लड़की देखने को बोल देता है। एक रोज चंचल का रिश्ता लेकर उसका पिता राजू के घर आकर कहता है, भाई साहब, हमने सुना है आप अपने लड़की का रिश्ता देख रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। मैं लड़की से मिलना चाहता हूँ, फिर आप मेरे घर आकर सब देख लीजिए। हाँ जी बिल्कुल। चंदन बेटा, इधर आना ज़रा। चंचल का पिता चंदन से मिलकर बहुत खुश होता है और उन लोगों को अपने घर आने का कहकर चला जाता है। अगले दिन माया, राजू और मयंक चंचल के घर जाते हैं। चंचल रसोई में खड़ी रहती है। माया और राजू रसोई में लड़की को देखकर ही पसंद कर लेते हैं। चंचल चाय और नाश्ता लेकर आती है। ये सब मेरी बेटी ने बनाया है। सब कहते हैं कि इसके हाथों में जादू है, जो खाएगा खाता रह जाएगा। अरे ढोकला तो बहुत स्वाद है। ये कचौड़ी खा के देखिए। अभी तो खाना भी है, पनीर की सब्जी और पुड़िया और साथ में गुलाब जामुन। ये सब मेरी लाडो रानी ने अपने हाथों से बनाया है। वाह वाह, क्या बात है। हमें ऐसी ही लड़की चाहिए थी जिसको खाना बनाने का शौक हो। हमें जैसी लड़की चाहिए थी वैसे मिल गई। शादी पक्की है जी। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी चंचल को कोई भी मना नहीं कर सकता। चंचल और चंदन की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। शादी का पूरा खर्चा राजू ही करता है। काम वाली के हाथों का खाना खा खा कर थक गए हैं। खाने में वो स्वाद ही नहीं आता। अब क्या टेंशन है भाई, अब तो बहू आ गई है, उसके हाथ का खाना खाना। खाना बनाने वाले के हाथों का खाना खाकर मेरा पेट ही नहीं भरता। इतने दिनों से लग रहा है कि मैं भूखा ही हूँ। बहू, तो अपने कमरे में जाकर आराम कर और कल सुबह जल्दी उठ जाना। हाँ जी मम्मी जी। चंचल अपने कमरे में चली जाती है। इधर राजू चंदन से कहता है, बेटा, बहू तो तुझे बहुत अच्छी मिली है। नसीब से मिलती है ऐसी लड़कियाँ। अब माया घर की सारी जिम्मेदारियाँ तुम बहू को देकर फ्री हो जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन माया सोचती है कि अब बहू को सारी जिम्मेदारियां वो दे देगी और खाना बनाने वाली को हटा देगी। चंचल तैयार होकर आती है। राजू और माया का आशीर्वाद लेकर कहती है, मम्मी जी, मैं कल से और जल्दी उठने लगूंगी। आज तो थक गई थी ना, तो उठ नहीं पाई। अरे कोई बात नहीं है बहू, तू नाश्ता बना ले। कल से मैं खाना बनाने वाली को हटा दूंगी। खाना बनाने वाली को हटाने के नाम से चंचल घबरा जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है, अब क्या करूंगी मैं। खाना बनाना तो मुझे आता नहीं। पापा, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। क्यों झूठ कहा कि मुझे खाना बनाना आता है। अब खाना कैसे बनाऊंगी मैं। माया चंचल को हिलाकर कहती है, अरे बहू, किस ख्याल में खो गई? क्या सोच रही है? मायके की याद आ रही है क्या बेटा? अब हाँ मम्मी जी। कोई बात नहीं, तो शाम को चंदन के साथ अपने पापा से मिलने चली जाना अपने मायके। अब रसोई में जा। हाँ, ऐसी देर हो रही है, फिर सबको काम पर भी तो जाना है। जी। चंचल रसोई में चली तो जाती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है, क्या बनाऊं। बोल तो दिया है नाश्ता दे दूंगी, क्या दूंगी। यूट्यूब में देखती हूँ सबसे हल्का खाना क्या है। चंचल यूट्यूब में देखती है कि पोहा कैसे बनता है और पोहा बना लेती है। पोहे तो तूने अच्छे बना लिए चंचल, साथ में कुछ मीठा भी होना चाहिए। आज तेरी पहली रसोई है, नहीं तो सास तुझ पर गर्म हो जाएगी। चंचल यूट्यूब देखकर खीर भी बना लेती है और नाश्ता लगा देती है।
नाश्ता देखकर माया को ठीक नहीं लगता। वो मन में कहती है, पहली रसोई में तो बहुत सारे पकवान बनते हैं, लेकिन बहू ने बस पोहे ही बनाती है। हो सकता है कि वो थकी हो और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। कोई बात नहीं। चंचल माया से कहती है, मम्मी जी खा के बताइए कैसा बना है, मैंने बहुत मन से बनाया है। हाँ हाँ बहू, खाती हूँ। देख, दोपहर में ना चावल दाल और पनीर की सब्जी के साथ पूड़ियाँ बना देना। ये पोहे वगैरह से ना किसी का पेट नहीं भरता। जी ठीक है। माया के साथ सब कोई पोहे खाते हैं, पर पोहे का एक कोर खाते ही सबका चेहरा सड़ जाता है। ये पोहा है? इससे तो कोई कुत्ता भी नहीं खाएगा। अरे बहू, कैसा खाना बनाया है तूने? इतना बेकार। जब हम तुझे देखने आए थे उस दिन तो तूने इतना कुछ बनाया था, सब इतना स्वाद था, और आज ये क्या बना दिया? पोहे में नमक बहुत है और खीर में तो चीनी आई नहीं। भाभी हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन खाना अच्छा चाहिए। ये तो मुझसे खाया नहीं जाएगा। कुक को बोलता हूँ कुछ बना दे जल्दी से, दुकान जाने में देर हो रही है। कुक नाश्ता बनाकर सबको देता है। साहब मेरी पगार बढ़ा दो 1000, क्योंकि 3 टाइम का खाना बनाना इतने में नहीं हो पाता। अरे बहुत ज्यादा है, ऐसे ही तुझे 10,000 दे रहे हैं, और कितना देंगे? 11,000 कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अब हमारी बहू आ गई है तो वही खाना बना लेगी। आज काम करके तू छोड़ दे। नीचे मुंह करके चंचल कहती है, मम्मी जी मुझे खाना बनाना नहीं आता। मेरे पापा ने झूठ कहा था ताकि मेरी शादी अच्छे घर में हो जाए। इतना बड़ा धोखा! हमने तो तुम्हारे हाथ का खाना खाकर ही तुम्हें पसंद किया था और शादी के लिए हाँ कहा था। अरे ये तो धोखा हुआ है हमारे साथ। मम्मी जी पापा की इसमें कोई गलती नहीं है। मेरी शादी बार बार इसलिए टूट जा रही थी क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए पापा ने झूठ कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगी खाना सीखने की। माया और राजू कमरे में चले जाते हैं और पहले ही दिन चंचल की असलियत से सबका मन खट्टा हो जाता है। माया को चिंता में देखकर राजू कहता है, तुम फिक्र मत करो माया, कुक है ना, चंचल के आने से पहले जैसे कुक खाना बना रहा था वैसे ही वो बनाता रहेगा। अरे कुक कब तक करेगा? ऊपर से इतने पैसे लग रहे हैं, और अब तो वो पैसे बढ़ाने को कह रहा है। उसे भी समझ में आ गया है कि हमें उसकी ज़रूरत है, इसीलिए अब वो फ़ायदा उठाएगा हमारा और आए दिन पगार बढ़ाने के लिए कहेगा। अरे वो देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए तुम कुछ मत सोचो, मैं देखता हूँ। शादी के बाद जहाँ सबके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए थी, वहीं राजू के घर में तो दुख का माहौल छा जाता है। चंदन मयंक से कहता है, भाई अरेंज मैरिज में तो मैंने देख लिया कैसे धोखा होता है। लोग दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। खाने के कारण तो शादी की और तेरी भाभी को कुछ बनाना आता नहीं। लव मैरिज में कम से कम लड़की के बारे में सब कुछ पता तो होता है। तू ना लव मैरिज ही करियो। मयंक मन ही मन सोचता है, मुझे तो कितनी टेंशन हो रही थी कि कैसे घर में बताऊंगा ईशा के बारे में लेकिन भैया ने तो मेरा रास्ता खुद ही क्लियर कर दिया। मयंक चंदन से कहता है, भैया बात तो आपने बिल्कुल सही कही। एक हफ्ता बीत, चंचल सुबह पहले तैयार होकर बैठ जाती है और कोई काम नहीं करती। धीरे धीरे सभी लोगों को चंचल को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। फिर एक रोज रात के खाने के वक्त राजू माया से कहता है, मयंक और चंदन में 1 साल का ही तो अंतर है, क्यों ना हम अभी से ही मयंक के लिए लड़की देखने लगे। इतनी जल्दी पापा? बेटा इस बार ना लड़की का पूरा पता लगा कर ही शादी करेंगे और इन सब में पूरा वक्त लग जाएगा। पिछली बार की तरह रसोई में खड़ी लड़की को देखकर हाँ नहीं कहेंगे। पापा फिर भी इन सब का पता लगाना मुमकिन नहीं है। मयंक तेरी नज़र में कोई लड़की है तो तू उससे ही शादी कर ले, बस खाना बनाना जानती हो वो। हाँ बेटा, चंदन ठीक कह रहा है। खाना बनाती है या नहीं ये बात तो घर वालों के अलावा कोई बता ही नहीं सकता। हम चाहे कितना भी पता करवा ले कोई नहीं बता पाएगा, और घर वाले तो झूठ ही कह देंगे। मम्मी मैं ईशा को बहुत पसंद करता हूँ और वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। जब से तुम बीमार हुई हो मैं तब से उसके हाथ का खाना ही खा रहा हूँ। तब तो ठीक है, अरेंज मैरिज देख लिया, अब लव मैरिज भी देख लेते हैं। राजू फोन पर ही ईशा के घर वालों से बात करके रिश्ता पक्का कर देता है और महीने भर बाद ईशा और मयंक की शादी हो जाती है। ईशा घर में आते ही माया से कहती है, मम्मी जी मुझे सब पता है, अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। अरे बस यही चाहिए था मुझे छोटी बहू। पहली रसोई है कल तेरी। रसोई ऐसी बनाना कि सबका मन खुश हो जाए। कल मैं आस पड़ोस की कुछ औरतों को भी बुलाऊंगी। जी मम्मी जी। ईशा और मयंक अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह चंचल रोज की तरह तैयार होकर हॉल में बैठ जाती है। दूसरी ओर ईशा नहा धोकर रसोई में लग जाती है। आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब खाते रह जाएंगे। ईशा नाश्ते में मूंग दाल की पूड़ियाँ और पनीर की सब्जी के साथ गाजर का हलवा और ढोकला बनाती है और खाने को टेबल पर सजा देती है। खाने की खुशबू से ही सबके मुंह में पानी आ जाता है और राजू कहता है, ऐसा होता है खाना। माया इस खाने में से तो तुम्हारे हाथों से बने खाने की खुशबू आ रही है।
खुशबू तो अच्छी आ रही है जी, अब खा के देख लेते हैं। सब खाना खाते हैं और खाते ही रह जाते हैं। देवरानी जी, खाना तो बहुत अच्छा बना है, सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। तो ये जादू अब तुम भी सीख लो। ईशा, खाना बहुत अच्छा बना है। अब क्या कहती हो मम्मी, कुक हटा दिया जाए? हाँ भाई, इसमें कहना क्या है, बहुत दिन हो गए कुक के हाथ का खाना खाते हुए। अब तो मेरी बहू आ गई है, मुझे इसी के हाथ का खाना खाना है। आज ही कुक की विदाई कर देती हूँ। मम्मी जी, 12 बजे के लिए मैंने रोस्टेड पीनट्स और दाबेली की तैयारी की है। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, मुझे ना दाबेली बहुत अच्छी लगती है। अरे बहू, तू भी नाश्ता कर ले, उसके बाद करना कुछ और। मम्मी जी अभी नहीं, मैं 12 बजे एक साथ खाऊंगी, और आज आप लोग दुकान पर नहीं जा रहे हैं। ईशा अपनी रसोई में चली जाती है और सब खुशी खुशी चटाके ले लेकर खाना खाते हैं। सुबह का नाश्ता सबका हजम नहीं होता कि 12 बजे ईशा पीनट्स और दाबेली लगा देती है। अभी तो नाश्ता पेट में ही रखा है और तुम ये सब बना कर ले आई। पापा जी खाकर तो देखिए, अब मैं आ गई हूँ ना, तो किसी को भी खाने की कमी नहीं होने दूंगी। अरे बहू, टीवी लगा दे, स्टार प्लस पर सीरियल देखते देखते खाऊंगी। तू भी ना अपना खाना लेकर आ जाना, यहाँ टीवी देखते हुए खा लेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो रसोई से ही देख लूंगी। ईशा रसोई में जाकर दोपहर का खाना चढ़ा देती है और खुद खाते खाते रसोई से ही टीवी देख लेती है। दोपहर के वक्त मोहल्ले की कुछ औरतें उनके घर आती हैं। ईशा खाने में इतनी वैरायटी बनाती है जितना किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में भी ना मिले। अरे बहू, खाना लगा दे सबके लिए। जी मम्मी जी। ईशा सबके लिए खाना लगाती है। मोहल्ले की औरतें खाना देखकर कहती हैं, माया, बहू कहाँ से खोज कर लाई है? इसने तो शादी का खाना बना दिया, वो भी इतने लोगों का। खाना खाकर बेटा मन ही खुश हो गया। अरे बहू, आखिर किसकी है? मैं भी तो ऐसे ही भाग भाग कर खाना बनाया करती थी। बहू, तुझे बहुत अच्छी और होनहार मिल गई है। हाँ, वो तो है। मोहल्ले की औरतें खा पी कर चली जाती हैं। तब ईशा राजू, चंदन और मयंक से कहती है, आप लोग भी खाना खा लो ना, खाना लगा रही हूँ। अभी नहीं बहू, अब क्या खिला खिला कर मारना चाहती हो? मैं तो एक दाना भी नहीं खाने वाला। अरे बहू, अब तू भी जाकर आराम कर ले, तू भी तो थक गई होगी ना कल की। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे तो मन कर रहा है कि शाम के लिए चाउमीन और मंचूरियन बना लूँ। मुझे खाना बनाने में ना बहुत मज़ा आता है। अरे बाबा नहीं नहीं, अब कुछ मत बनाना, हम यही खाना रात में खा लेंगे, हो गया बस। देवरानी जी, मुझे चाउमीन मंचूरियन पसंद है। खुद तो तुम्हें कुछ आता नहीं बनाना और उसे रसोई में रखना चाहती हो। नहीं भैया, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। भाभी, मैं बना दूंगी। ईशा फिर से रसोई में चली जाती है। मयंक चुपके से रसोई में जाता है और ईशा को कहता है, यार पर्सनल टाइम बिताने का वक्त है, रसोई छोड़कर कमरे में आओ ना। क्या पर्सनल? हमने शादी के पहले कम वक्त थोड़ी ना बिताया है साथ में। अभी नहीं, अभी चाउमीन बनाने तो मुझे। मयंक का मूड खराब हो जाता है। शाम होते ही ईशा अपने चाउमीन मंचूरियन के साथ सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। खाना देखते ही सब भागने लगते हैं। मयंक, चंदन और राजू तो अपनी दुकान भाग जाते हैं। जान बची तो लाखों पाए। अरे वही ना, ये ईशा तो खाना खिला खिला कर मार देगी। इधर चंचल खाती है और माया फंस जाती है। बहू, अब ना मैं और नहीं खा सकती हूँ। एक को तो खाना बनाना आता नहीं है और दूसरी है कि रसोई में ही बैठी रहती है। अब रसोई से बाहर आ जा मेरी माँ, इतना खाना बना दिया है तूने कि कल तक चलेगा। कहाँ मम्मी जी, एक चम्मच तो खा कर देखिए चाउमीन। माया ईशा के डर से सत्संग में चली जाती है। रात को सब खा पी कर सोने चले जाते हैं। मयंक ईशा के साथ थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा उसका हाथ हटाकर कहती है, अरे सोने दो ना, थक गई हूँ, कल जल्दी उठकर नाश्ता भी बनाना है। अरे ये सब छोड़ो ईशा, हम कहीं घूमने चलते हैं हनीमून के लिए। ना, अभी कहीं नहीं जाने वाली मैं। 1 महीना पहले मैं घर में एडजस्ट हो जाऊँ, भाभी को खाना बनाना सिखा दूँ, फिर कहीं चलेंगे हम। अब सोने दो मुझे। अरे ये कोई बात हुई क्या? तुम शादी के बाद ऐसे बदल गई जैसे गिरगिट रंग बदलते हैं। ईशा पर मयंक की बात का कोई असर नहीं होता और वो सो जाती है। मयंक चिड़चिड़ाने लगता है। अगले दिन फिर सुबह पहले ईशा रसोई में खाना बनाने चली जाती है और इतना खाना बना देती है कि पूरा दिन चल जाए। खाना बनाकर ईशा टेबल पर लगा देती है। देवरानी जी, इतना खाना तो बहुत हो जाएगा, आप कुछ मत बनाइएगा, पूरा दिन का काम हो गया। भाभी, ये बस नाश्ते के लिए है, 12 बजे क्या बनाना है वो बताइए आप। ना ना, मैं तो अब सीधे रात को ही खाना खाने वाली हूँ। कल मेरा पेट खराब हो गया था, इतना खिला दिया था तुमने। अरे कुछ नहीं होगा। मैं सत्संग में जा रही हूँ। हम 3 तो दुकान चले बहू, हमारे लिए कुछ ना बनाना। ईशा सबका मुंह देखने लगती है। सब खा पी कर घर से भाग खड़े होते हैं और फंस जाती है तो चंचल।
ईशा अब हर 2 घंटे पर कुछ न कुछ बनाती और चंचल को जबरदस्ती खाना पड़ता। देवरानी जी, अब हो गया, अब और नहीं, अब रसोई से निकल जाओ, नहीं तो मैं खा खा कर इस दुनिया से ही निकल लूंगी। अरे अभी कहाँ भाभी, अभी तो मुझे आए 2 दिन हुए हैं। खा खा कर ना आपको आदत हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, और नहीं और नहीं और नहीं, प्लीज़। चंचल माया को फोन करके कहती है। मम्मी जी, देवरानी जी को रसोई से बाहर निकालिए ना, नहीं तो मैं दुनिया से निकल जाऊंगी। बहू, इसका तो कुछ करना होगा। खाना खाना करते करते ऐसी बहू आ गई जो खाना ही बनाती रहती है। मैं ना अब रात को ही आऊँगी घर। माया पूरा दिन जैसे तैसे बाहर निकालती है। रात को जब सब घर आते हैं तब जाकर उसकी जान में जान आती है। रात के खाने के वक्त चंचल चंदन से कहती है। देवरानी जी को रसोई से बाहर निकालो, नहीं तो मैं कह देती हूँ मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ छोटी बहू, अब बहुत हो गया, हमने देख लिया तुझे अच्छा खाना बनाना आता है, अब छोड़ दे प्लीज़। मम्मी जी, मयंक ने मुझसे कहा था कि मेरे घर में बस खाने की दिक्कत है, तो अब मैं कैसे खाना बनाना बंद कर सकती हूँ? मैं चली अपने मायके। अरे बड़ी बहू को खाना बनाना नहीं आता और छोटी बहू खाना बनाती रहती है। ए प्रभु, कैसी माया है तेरी। कोई रास्ता निकालो, देवरानी जी को बस रसोई से बाहर निकालो। अपने घर को बचाने का माया को एक ही रास्ता दिखता है। एक काम करते हैं, टिफिन सिस्टम शुरू करते हैं। ईशा खाना बनाएगी और चंचल पैक करके सबको देगी। हाँ, ये ठीक है मम्मी जी, नहीं तो मैं तो खा खा कर ही मर जाती। सबकी जान में जान आ जाती है और माया के घर में टिफिन सिस्टम शुरू हो जाता है। ये है वीरेंद्र सहगल का घर। ये पिछले 30 सालों से जामनगर की काकीनाडा जेल की जेलर रह चुके हैं और अब उनकी पिछले साल ही रिटायरमेंट हुई है। इनके 2 बड़े बेटे हैं, बड़ा बेटा राजेश और छोटा बेटा विहान। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और आज छोटे बेटे विहान को देखने के लिए लड़की वाले आए हुए हैं। आइए आइए भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे घर में। जी धन्यवाद। वैसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं नहीं, बोलिए ना, क्या कहना है आपको। आप तो बड़ी हंसमुख और मजाकिया किस्म की इंसान लग रहे हैं। मुझे लगा था आप जेलर हैं तो काफी स्ट्रिक्ट होंगे। हमारी बेटी भी ना इस बात से बहुत डर रही थी कि लड़के के पिता तो जेलर रह चुके हैं। अरे सब लोग पहले ऐसा ही सोचते हैं भाई साहब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्कुल भी जेलर जैसे नहीं है। हाँ, लोगों की भी गलती नहीं है। हम जेलर्स की छवि ही लोगों ने ऐसी बना रखी है कि हर कोई हमसे डरता है। सही कहा आपने, हमारी हीर भी ना यहाँ आने से पहले काफी डरी हुई थी। अरे बेटा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमसे कुछ गलती भी हो गई ना तो ये तुम्हें जेल में नहीं डाल देंगे। ये आपकी बड़ी बहू है? जी, ये मेरी बड़ी बहू है ज्योति और ये बड़ा बेटा राजेश और ये है विहान। अब हम सब तो बातें करते ही रहेंगी, इससे अच्छा होगा कि हम लड़का लड़की को भी आपस में बातें करने दें। हाँ हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। विहान, जाओ हीर को हमारा घर दिखा लाओ और दोनों बातें भी कर लो। जी माँ। बाहर सब लोग जब तक बातें कर रहे थे तब तक विहान और हीर एक दूसरे से बात कर लेते हैं। दोनों जब वापस आते हैं तब उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। बहन जी, विहान को तो आपकी बेटी हीर बड़ी पसंद आ गई है। मुझे मेरी बेटी की पसंद पता है, उसे भी विहान पसंद आ गया है। फिर देर किस बात की। कविता, हीर को शगुन दे दो और मिठाई ले आओ। पापा जी, मैं ले आती हूँ मिठाई। विहान और हीर का रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन लड़की वाले के जाने के बाद वीरेंद्र को छोड़कर बाकी सब एक कमरे में इकट्ठा होते हैं और कुछ चर्चा करने लगते हैं। तूने हीर को बताया क्या? नहीं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई माँ। कैसे बताता मैं, किस मुंह से बताता उसे? लेकिन उसे बाद में पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा? लेकिन अभी बता देता तो वो शायद शादी के लिए मना ही कर देती। विहान सही कह रहा है ज्योति, अगर हम उसे अभी बता देते तो शायद वो शादी के लिए मना ही कर दे। वैसे ही जब से वो यहाँ पर आई थी पापा से काफ़ी डरी हुई लग रही थी। लेकिन हमें उसे बताना तो होगा ही ना कभी तो। हाँ, ये बात भी सही है। शादी के बाद उसे पता चला तो उसे लगेगा कि हमने उससे ये बात छुपाई है। मैं तो कहता हूँ अब हमें उसे शादी के बाद ही सब कुछ बताना चाहिए, और वैसे भी शादी के बाद तो उसे सब कुछ पता चलना ही है। हाँ, और शादी को तो 1 ही महीना बाकी है। शादी के बाद तो वैसे भी ये बात नहीं छुपने वाली। आपको क्या लगता है माँ जी, हम हीर से ये बात छुपाकर सही कर रहे हैं? हमने तुमसे भी तो ये बात छुपाई थी ज्योति बहू, अब विहान की खुशी के लिए हमें यह करना ही होगा। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो विहान के घर वाले हीर से छुपा रहे थे?
सारे घर वालों ने मिलकर ये तय किया कि वे सब शादी तक का इंतजार करेंगे और तब तक कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। माँ, शादी का मेनू तय हो गया? हाँ बेटा, हो गया है। हमने तुम्हारे पापा के लिए अलग से मेनू बनाया है। हमने तय किया था ना, शादी तक किसी को भी कुछ पता चलने नहीं देंगे। हाँ, आपने सब सावधानी से किया है ना माँ? किसी को पता तो नहीं चल जाएगा? अरे नहीं, मैंने सब कुछ बड़े ही सावधानी से किया है। तुम्हारे पापा को अलग से खाना परोसा जाएगा, सबसे अलग, जैसे कोई उन्हें देख ना ले। मुझे तो डर लग रहा है कहीं हमारा राज खुल ना जाए। अगर लड़की वालों को ये सब पता चल गया तो? अरे नहीं, मैंने सब कुछ अच्छे से प्लान किया है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और मैं तो हूं ना, सब पे नजर रखूंगा कि कोई भी पापा को देख ना ले। भैया बस फेरों तक संभाल लेना। अरे तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ देख लूंगा। शादी में वीरेंद्र के लिए अलग से मेनू बनवाया गया था और उसे खाना भी अलग से परोसा गया, सबकी नज़र से दूर, जैसे कोई उसे देख ना पाए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था? आखिर ऐसा क्या राज था जो सब लोग छुपाने में लगे हुए थे? चलो माँ, शादी तो अच्छे से हो गई। हाँ, अब विहान और हिर का गृह प्रवेश करवाते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आओ विहान और हीर, तुम दोनों का स्वागत है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, सच में। आज हमारा परिवार पूरा हो गया। हाँ, ये बात तो सच कही तुमने। कविता, अब तो हमारे घर की छोटी बहू भी आ गई है। चलो तुम और विहान अब जाकर कमरे में आराम करो, कल हमारी छोटी बहू की पहली रसोई है। इसी बात का तो डर है बस। क्या कहा? अब मेरा मतलब है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। कल हमारी नई बहू पहली बार रसोई बनाएगी। हाँ बहू, कल मैं तुम्हारा नेक तैयार रखूंगा। जी पापा जी। पहली रसोई की बात सुनते ही सबके चेहरे सदमे से भर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग पहली रसोई को लेकर काफ़ी डरे हुए थे। विहान और हीर के कमरे में चले जाने के बाद ज्योति, कविता और राजेश आपस में बात करने लगे। माँ जी, आखिर कल वो घड़ी आने ही वाली है। हाँ बहू, इसी बात का ही तो डर लग रहा है। अब तो हम इस बात को और छुपा भी नहीं सकते। कल जब हीर पहली रसोई बनाएगी तब क्या होगा? अब तो जो होगा माँ जी, ईश्वर पर ही छोड़ दीजिए आप। हाँ, अब कभी ना कभी तो उसे इस बात का पता चलना ही है। जहाँ एक तरफ हीर के ससुराल वाले इतने घबराए हुए थे, वहीं हीर काफ़ी उत्साह में थी कि आज उसकी ससुराल में उसकी पहली रसोई है। उसने न जाने क्या क्या सोच रखा था कि आज वो बहुत सारे पकवान बनाएगी। विहान, मैं सोच रही हूँ कि आज मैं मीठे में गाजर का हलवा और खाने में पनीर की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। तुम्हें पसंद है ना? गाजर का हलवा और पनीर? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? तुम कहो तो मैं कुछ और बना देती हूँ, मुझे सब कुछ आता है बनाने। मैं ये कह रहा था कि आज तुम कुछ सिंपल सा ही बना दो तो, हाँ, वही ठीक रहेगा। अरे विहान, कैसी बात कर रहे हो? आज मेरी पहली रसोई है। आज तो मुझे कुछ अच्छा सा बनाना चाहिए जिससे माँ जी और पापा जी खुश हो जाए। पापा जी की ही तो तकलीफ है। क्या तकलीफ है पापा जी को? उन्हें पनीर पसंद नहीं क्या? मैं उनके लिए मशरूम बना दूँ? तुम एक काम करो, माँ और भाभी से बात कर लो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे सब कुछ बताऊं। विहान क्या कहना चाहता था, हीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो खुशी खुशी गई रसोई में और सब कुछ बनाने लगी। उसने अपनी सास और जिठानी से पूछे बिना हलवा, पनीर की सब्जी और रोटियां बना दी और टेबल पर रख भी दी। माँ जी, इसने तो खाना बना भी दिया। अब क्या करेंगे? पापा जी तो बस आते ही होंगे। अरे अब इस बेचारी को क्या पता कि इस घर में क्या बनता है। वैसे सच कहूं, हीर ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। अरे यही तो दिक्कत है ना, इस घर में स्वादिष्ट खाना बनता कहाँ है। पर अब क्या कहें इसे। माँ जी, भाभी, आप लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? आइए ना, यहाँ बैठिए। खाना बन गया हीर? जी भैया, मैंने गाजर का हलवा, पनीर की सब्जी और बटर रोटियां बनाई है। क्या माँ, ये हीर क्या कह रही है? उसने क्या बनाया है? हाँ भैया, हीर ने यही खाना बनाया है सबके लिए। अब हम जब तक आते तब तक उसने बना भी दिया था। पापा ने अभी तक देखा तो नहीं ना? क्या हुआ, पापा जी बड़े स्ट्रिक्ट हैं क्या स्वाद को लेकर? लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। अरे बहू, इसी बात की तो दिक्कत है बस। आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, अब वक्त आ गया है, हमें हीर को सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है। क्या बताना है आपको मुझे? कहिए ना, सब लोग चुप क्यों हैं? हीर बहू, बात यह है कि तुम्हारे पापा जी ने पिछले 30 सालों से जेल में जेलर का काम किया है। वो किसी भी बात में सख्त नहीं है, हंसमुख है।
लेकिन उन्हें खाना सिर्फ जेल का ही पसंद है। जेल का खाना? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मतलब ये हीर कि उन्हें दाल में पानी ज़्यादा, रोटी सख्त बिल्कुल, सब्जी में तेल नहीं, मसाले नहीं, फीकी सब्जी। और तुमने जो ये आज पनीर बनाया है ना, वो तो हमारे घर में कभी बनता ही नहीं। हम सिर्फ जेल की तरह सूखी रोटी और सब्जी ही खाते हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सब? जेल का खाना कोई घर में कैसे खा सकता है? पर हमारे घर में तो ऐसे ही होता है हीर। तो आपने ये सब मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि कहीं तुमने ये सब सुनकर मुझसे शादी करने से मना कर दिया तो। लेकिन आप ही सोचिए कि कोई ऐसे जेल का खाना कैसे खा सकता है। मैं जानती हूँ बेटा कि जेल का खाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन देखो हम सबको भी आदत पड़ गई है ना, धीरे धीरे तुम्हें भी पड़ जाएगी। लेकिन आज तो मैंने ये सब बना दिया, अब क्या करेंगे? अब एक काम करते हैं, हलवा हटा देते हैं, इससे ना हम बाद में खा लेंगे। और इस सब्जी में से पनीर हटा दो और रोटियां पंखे के नीचे रख देते हैं तो सूख जाएगी। क्या? सूखी हुई रोटियां बिना पनीर की सब्जी? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ भाई, सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? कुछ नहीं पापा जी, हम सब बस हीर को बता रहे थे कि उसने अच्छा खाना बनाया है। देखिए, सूखी सब्जी और रोटी। अरे वाह, उसने तो आते ही सब कुछ सीख लिया। ये लो हीर बहू, तुम्हारा नेक पूरे 5,000 रुपया। पहली बार देख रही हूँ खराब खाना बनाने पर नेक मिल रहा है। अरे चलो चलो सब लोग खाना शुरू करो। ये तो गले से ही नीचे नहीं जा रहा, खाए कैसे? कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। कैसा ससुराल है ये जहाँ जेल का खाना बनता है? हीर के लिए बड़ी ही शॉकिंग सी बात थी कि उसके ससुराल में सचमुच जेल का खाना बन रहा था। कभी सूखे चावल, कभी रूखी सूखी रोटी सब्जी, ना कोई स्वाद ना ही कोई पकवान। उसके हलक से तो निवाला ही नहीं उतर रहा था। बियान, मुझसे ये खाना नहीं खाया जा रहा है, बहुत हो गया जेल का खाना। खाया तो हमसे भी नहीं जाता, लेकिन पापा जी से बात करे कौन? तुम्हें पता है ना, वो जेलर रह चुके हैं, हम सबको डर लगता है उनसे। माँ, आप ही कुछ कहिए ना पापा से, हम कब तक ये जेल का खाना खाते रहेंगे? मैं तो जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से यही जेल वाला खाना खा रही हूँ। अब तो मुझसे भी ये सहन नहीं होता। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? पापा को कैसे समझाए कि जेल की ज़िंदगी और घर के जीवन में फ़र्क होता है? भैया, आपने तो सोल्यूशन दे दिया। मैंने ऐसा क्या कहा मैंने? किसी को समझ में नहीं आया कि सोल्यूशन आखिर था क्या, जब तक कि हीर ने सबको प्लान नहीं बताया था। कविता, मैं बाहर जा रहा हूँ टहलने। अरे रुकिए, अभी वक्त नहीं हुआ है। क्या मतलब? अरे जेल में भी तो ऐसा ही होता है ना, एक बार ही तो आप बाहर जा सकते हैं जेल के, वो भी बस 1 घंटे के लिए। अरे लेकिन हम तो यहाँ घर में रहते हैं, हम क्यों जेल का नियम पालन करें? अरे हम जेल का खाना खा सकते हैं तो जेल के नियम भी तो पालन कर सकते हैं ना। आप ही तो कहते हैं कि ये सब हमारी भलाई के लिए है। ठीक है, ये भी सही बात है। अब सब लोगों ने यही प्लान अपनाना शुरू कर दिया था। जेल का खाना खाने के बाद उन्होंने वीरेंद्र के रूम से गद्दे भी हटा दिए और जैसे जेल में नीचे सोते हैं वैसा ही कर दिया। अब सही है ना पापा जी? जेल जैसा ही लग रहा है ना कमरा? हाँ, अब तो लग रहा है, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी बेटा? पापा जी, मुझे लगा आपको जेल की खाने की इतनी आदत है तो आपको जेल में सोने की भी आदत होगी, इसीलिए मैंने आपके लिए ये सब किया। ठीक है, चलो ये भी सही है। सही है? आपको ये सही लग रहा है पापा जी? हाँ, अब नीचे सोना भी तो सेहत के लिए अच्छा ही है। हाँ हाँ। पापा, आपका फ़ोन भी दे दीजिए, जेल में फ़ोन नहीं ले जा सकते ना। फ़ोन भी ले रहे हो? अब तो पापा ज़रूर कुछ बोलेंगे। चलो ठीक है, ले लो। वैसे भी ना ज़्यादा फ़ोन चलाने से आंखें ख़राब ही होती है, ले जाओ। अरे, इन्होंने तो फ़ोन भी दे दिया। ठीक है ना? अच्छा, हम चलते हैं। हाँ पापा जी। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। हीर का प्लान काम नहीं कर रहा था। वीरेंद्र ने तो सब कुछ आसानी से मान लिया था। वो जेल की तरह ही रहने लगे थे। पहले तो उन्हें लगा कि 1-2 दिन में कहने लगेंगे मुझे मेरा कमरा और फ़ोन वापस दे दो, लेकिन 8 दिन हो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सॉरी, मुझे लगा था मेरा प्लान काम करेगा, लेकिन पापा जी पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। तुम्हारी गलती नहीं है बेटा। जो इंसान 30 साल से जेलर रह चुका हो उसे आदत सी हो जाती है ना इस तरह से रहने की। तुमने तो सबके भले के लिए ही किया था। हाँ, पर पापा रह कैसे सकते हैं?
बिना बाहर जाए, बिना फोन चलाए, बिना गद्दे के सोकर, और कुछ कह भी नहीं रहा है। मुझे जितना लगा था ये सब करना उतना भी आसान नहीं है। चलो ठीक है, हम सब कुछ और रास्ता सोचते हैं। सब लोग इस प्लान को छोड़कर किसी और प्लान को सोचने में लग गए थे। तभी पीछे से वीरेंद्र आता है। अरे मेरा गद्दा वापस कर दो, मेरी पीठ अकड़ सी गई है। और मेरा फ़ोन भी दे दो, पागल हो रहा हूँ मैं बैठे बैठे। मुझे समझ में आ गया है कि घर और जेल में फ़र्क होता है, हमें दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। और हाँ, आज से ये जेल का खाना बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? चलो मुझे मेरा फ़ोन दे दो, मैं जा रहा हूँ टहलने। हाँ हाँ, लिए लीजिए पापा, हमारा प्लान तो काम कर गया माँ जी। अरे ये तो सच में सुधर गए। इसका मतलब है कि हमें जेल का खाना नहीं खाना होगा। फिर तो आज दावत करते हैं, सब लोग आज पनीर खाएंगे। और बिरयानी भी। और गोलगप्पे और पकोड़े और रसमलाई और छोले भटूरे। पापा जी, आप भी छोले भटूरे खाएंगे? हाँ, मैं जेलर था जेल में, कैदी नहीं जो जिंदगी भर जेल का खाना ही खाता रहूँगा। तुम सबके साथ साथ मेरी उम्र कैद की सज़ा भी पूरी हो गई, समझो। कैसी शादी है ये, मजाक समझाए क्या? बिना कढ़ाई पनीर के बारातियों का स्वागत कौन करता है भाई साहब? बेटी की शादी में तो लड़की वाले ऐसे ही घबराए हुए रहते हैं कि कहीं भूल चुक ना हो जाए, बात का बतंगड़ ना हो जाए। और ऐसे में बाराती में आए हुए मेहमान अगर महेंद्र नाथ हो तब तो और सावधानी दुगना बरतनी पड़ती है। महेंद्र नाथ शहर का एक नामचीन आदमी था। पैसे शौहरत की उसे कोई कमी नहीं थी, पर खाने के वक्त वो बच्चा बन जाता था। महेंद्र नाथ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़की वाले फौरन उनके पास जाते हैं। क्या गलती हो गई भाई साहब? आप नाराज़ क्यों हो गए? आप तो बड़े शांत स्वभाव के हैं, बैठ जाइए भाई साहब। कोई भूल हुई है तो मैं क्षमा मांगती हूँ। अरे बेटा, तू मेरे सर पर क्या खड़ा है? जा अंकल जी के लिए कलाकंद की बर्फी, रसमलाई जो भी है सब लेकर आओ। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है बहन जी, नाथ एंटरप्राइजेस का मालिक हूँ मैं। शहर में मेरे बड़े बड़े कारखाने हैं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें महेंद्र ने हाथ न डाला हो। फिर भी कभी एक रत्ती दिखावा नहीं किया, पर लगता है इसी चीज़ को आपने मेरी कमज़ोरी समझ ली। ये मैंने नहीं सोचा था कि इनके जैसे भले आदमी का ऐसे दिल दुखाया जाएगा। सुषमा जी, आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं जब सुशील के साथ आपकी बेटी को देखने आया था, क्या कहा था मैंने? मेहमानों का स्वागत पनीर से ही कीजिएगा, न केसर से न गुलाब जल से। मेहमान नवाजी होगी तो कढ़ाई पनीर से। सोना चांदी मांगा था क्या बहन जी मैंने आपसे? मैंने तो लेन देन की बात भी नहीं होने दी। सभी की बेटी को मैं अपनी बेटी मानता हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे खाने के साथ ही मजाक कर देंगी। आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि अपने जान परिचय वालों में मैंने आपकी बेटी का रिश्ता करवाया। पहले के वक्त में तो जो भी रिश्ता लगवा दे उसे भगवान की तरह पूजा जाता था, और यहाँ तो छी 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 छी, ऐसी बेइज्जती की गई है। एक बार दरवाजे पर आप लोग मेरा स्वागत नहीं करते तो मैं बर्दाश्त कर लेता, पर कढ़ाई पनीर नहीं रखी शादी में, वो भी मेरे मुंह खोल खोल कर इतनी बार बोलने के बाद, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कढ़ाई पनीर नहीं है? ओह, इतनी बड़ी भूल कैसे होगी? कैटरिंग वालों को तो बोला था मैंने, कढ़ाई पनीर की जगह शायद उन्होंने पनीर पॉकेट कर दिया है। अच्छा, देर नहीं हुई, अभी अंकल जी को पनीर पसंद है ना, पनीर पॉकेट लगवाता हूँ मैं। वेटर, अंकल जी के लिए जल्दी से पनीर पॉकेट लेकर आओ। नहीं समझे, नहीं समझे, ये आजकल के बच्चे। अब मुझसे यहाँ रुका नहीं जाएगा, माफ़ कीजिएगा भाई साहब। शादी में एक तरफ यहाँ कलेश चल रहा था तो दूसरी तरफ अपने हाथों में प्लेट लिए पूरा शर्मा परिवार इस कलेश के साथ कैटरिंग का मजा ले रहा था। शादियों में ये जो कलेश हो जाता है ना, ये चीज़ मुझे नहीं भाती। देख रही है बहू, कितना कोमल मन है तेरे पापा जी का। आप तो कुछ ज़्यादा ही लल्लू चप्पू करने लगती है मंजू जी। मेरे कहने का मतलब यह है कि कलेश के कारण ये होता है कि लोग कैटरिंग बंद करवा देते हैं, खाना ढक ढक कर ये वेटर कलेश शांत करवाने चले जाते हैं। वो तो अच्छा है यहाँ खाना चालू है, वरना बिना खाए ही लौटना पड़ता। घर में तो खाने की भी तैयारी नहीं करके आई है, अब भूखे पेट सोना पड़ जाता। देख रही है ना बहू, ऐसे ही मुझे बीपी की बीमारी नहीं हुई। मतलब जवानी तो खट के निकालो ही, बुढ़ापे में भी काम करो। इनका क्या है, आयरन किए हुए कपड़े मिल गए, पहन कर ये तो खड़े हो गए। मैं तो तैयार हूँ कि इन सब का पेट ही भरती रहूँ। अब जब बाहर खाना ही था तो घर में खाने की तैयारी करनी क्यों थी? इसीलिए मैंने बहू से डिनर रेडी करने को मना कर दिया था। और इतना खाने को रो रहे हैं ना आप, तो घर चलिए, सुबह के पराठे पड़े हैं, दही के साथ परोस दूंगी आपको। पर एक फ़ायदा हुआ पापा, सभी लड़ाई देखते चले गए तो यहाँ सारे काउंटर खाली हो गए, आराम से हम खा सकते हैं। वैसे ये कैटरिंग किसकी है?
अग्रवाल जी की तो नहीं लगती। एक तो फालतू खाना है, बिल्कुल बकवास। ना पुलाव है ना पनीर है, घूम फिर के आलू की सब्जी बना रखी है। बिल्कुल सस्ते में निपटा दिया अंकल जी ने तो। तू अपनी बहन की शादी में सबसे बेस्ट कैटरिंग रख लेना, ठीक है ना? बहुत आसान होता है दूसरों के लिए बोलना। इस घर में क्या कोई है जिससे मैं इंटेलिजेंस एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? शादी ब्याह में लोग आते क्यों हैं? अरे खाना खाने आते हैं बेटा, और क्यों आएंगे? और कुछ लोगों को साज सिंगार करने का बड़ा शौक होता है, तो वो अपने कपड़े और गहने दिखाने आ जाते हैं। बिल्कुल गलत मामी जी। लोग शादी ब्याह में अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, या तो किसी से अपने रिलेशन बनाने या शादी ब्याह की बात छेड़ने। आप सबने शायद नोटिस नहीं किया कि महेंद्र अंकल तब से चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहे हैं? इतने पैसे वाली हस्ती आई है शादी में, इकलौता बेटा है इनका। ऐसे घर में हमारी अनाया दीदी चली गई ना, फिर तो सोचा ही नहीं। तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सारी बात घर पर करना, अभी खाने पर फोकस करने दो। पता चला यहाँ सबने कैटरिंग बंद करवा दी। दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर महेंद्र वापस निकल जाता है और उसके निकलते ही काफ़ी लोग पार्टी से वापस चले जाते हैं, जिस कारण कैटरिंग बंद हो जाती है और आधे पेट खाकर ही शर्मा परिवार के लोगों को वापस लौटना पड़ता है। वापस आते ही बेचारी प्रिया को रसोई का दरवाज़ा दिखा दिया जाता है और वो जल्दी से सभी के लिए खिचड़ी बनाने चढ़ा देती है। महेंद्र अंकल वही है क्या भाभी, जिनका मल्टीप्लेक्स भी है? बिल्कुल सही समझी तू, वही है। और उनकी संपत्ति छोड़कर इन सब का फोकस खाने पर था। पहले तो कैटरिंग खराब है इस बात पर रो रहे थे, फिर कैटरिंग बंद हो गई इस बात पर रो रहे हैं। ये रोना धोना खाना पीना छोड़कर अगर आप सभी इस बात पर ध्यान दें कि हमारे घर में एक लड़की है जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इतनी रात गए, तुझे क्यों याद आ रही है कि तेरी ननद कवारी बैठी है? मेरे घर तो बुआ जी रिश्ता ले आई थी, वरना मेरा हाथ मांगने भी आप नहीं आने वाले थे पापा जी। अब तो बुआ जी भी परलोक सिधार गई। ऐसा ही मेरी ननद के साथ हो ये मैं नहीं चाहती, इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। महेंद्र अंकल को ना पैसे चाहिए ना प्रॉपर्टी, उन्हें चाहिए एक अच्छी बहू और कढ़ाई पनीर। तो क्यों ना हम उनके घर अनाया का रिश्ता कर दें, पर उसके लिए हमें उन्हें यहाँ बुलाना होगा। जब वो हमारे घर आएंगे तो हम उनके सामने कढ़ाई पनीर परोस देंगे। फिर क्या, कढ़ाई पनीर देखा नहीं कि वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे और इस तरह रिश्ता पक्का किया जा सकता है। ये सुनते ही सोफे पर बैठी मंजू अपनी बहू को गले से लगा लेती है। तेरी बुआ सास को तेरे घर रिश्ता भेजने का आइडिया भी मैंने ही दिया था बेटा, और तेरे इस आइडिया में भी मैं तेरे साथ ही हूँ। बहुत सही आइडिया है। एक काम कर सुमित, तो कल ही जाकर महेंद्र जी को किसी बहाने हमारे घर बुला ले। अगली सुबह सुमित नहा धोकर तैयार हो जाता है। भगवान को हाथ जोड़ लो भैया, ये काम बन ही जाना चाहिए। हाँ बेटा, भगवान को हाथ जोड़ ले और पितरदेव से भी प्रार्थना कर ले। उनका आशीर्वाद रहता है तभी घर में कोई शुभ कार्य होता है। प्रिया भागती हुई कटोरी में दही चीनी लेकर आती है और अपने पति को खिलाती है। विजयी भवा। जैसे ही सुमित दरवाजे से अपना पैर बाहर रखता है, सबको खलबली मच जाती है कि कब सुमित न्यूज़ लेकर आएगा, सब ठीक होगा कि नहीं। 1 घंटा हो गया भाभी, ना भैया ने कोई मैसेज किया ना ही कॉल। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? यहाँ लोग मुझसे सलाह मशवरा ही नहीं करते और खुद को मेरा बाप समझते हैं। घर ही नहीं मिला होगा आपके योद्धा को। आसपास के लोग मुझसे एड्रेस पूछते हैं और ये गूगल मैप का सहारा ले रहे होंगे, पर गूगल मैप को क्या पता कि महेंद्र नाथ जी अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। अरे तो यही जबान पहले खोल लेते आप, पर नहीं, आप में तो जलन भरी पड़ी है, जलन। ऐसे ही मुझे बीपी की बीमारी नहीं हुई। और हमेशा की तरह फिर से सभी के बीच का कलेश शुरू हो जाता है। तभी दरवाजे से सुमित अंदर आता है। सुमित के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जिसे देखकर प्रिया तो सीधा रसोई में चली जाती है। सभी अपने अपने काम पर लग जाओ, हो गया बेड़ा गर्क। अरे तू मन छोटा मत कर बेटा, तेरे लिए तो इससे भी बड़े घर का रिश्ता आएगा। नहीं आएगा मम्मी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि महेंद्र नाथ जी मान गए। क्या? तुमने तो फिर व्हाट्सएप पर तुमने ऐसा क्यों कहा? अरे ऐसा क्यों कहा क्या नहीं, वो सब छोड़ दो। रविवार की रात को वो हमारे यहाँ डिनर पर आ रहे हैं। शुक्रवार तो आज ही हो गया, मतलब परसों आ रहे हैं। तुम कढ़ाई पनीर बना तो लोगी ना बहू, बड़े लोग हैं वो, और उनका गुस्सा तो देख ही चुकी हो तुम। कुछ ही दिन में पापा टें बोलने वाले हैं। ये झूठ तो मैंने महेंद्र नाथ जी से बोल दिया, पर अभी इन लोगों को ये बता नहीं सकता। एक बार शादी पक्की हो जाए फिर कह दूंगा कि डॉक्टर की रिपोर्ट्स गलत आ गई थी, पापा हेल्दी है। तुम एक काम करो सुमित, अभी जाकर ना 250 ग्राम पनीर लाकर दे दो मुझे। मैं एक बार कढ़ाई पनीर बनाकर ट्राई कर लेती हूँ।
शादी के पहले आखिरी बार बनाया था। एक दो बार और बना लूँगी तो संडे को अच्छे से बना पाऊँगी, वरना हड़बड़ी में ना 19-20 हो ही जाती है चीज़ें, है कि नहीं मम्मी जी? अरे तुझे जो समझ में आता है तू वही कर, तेरे दिमाग पर मुझे पूरा भरोसा है। जा सुमित, जो बहू कह रही है ला कर दे दे उसे। और अनाया, तू भी अपनी भाभी के साथ कढ़ाई पनीर बनाने के वक्त रहना, तुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पता चला तेरे होने वाले ससुर ने कोई सवाल पूछ लिया और तू जवाब ही ना दे पाई। अभी तो वो घर तक आए भी नहीं और अभी से ससुर जी भी हो गए। अरे भाई, लड्डू फूटने दो, तब तो बूंदी हाथ लगेगी। पापा प्लीज़ घर का माहौल ना नेगेटिव मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ पनीर लाने। सुमित फौरन अपनी बीवी की दी हुई लिस्ट की सारी सामग्री किचन में लाकर रख देता है और प्रिया कढ़ाई पनीर बनाना शुरू कर देती है। अनाया और प्रिया के पीछे पीछे मंजू भी रसोई में चली जाती है, तो सुमित कहाँ पीछे रहता। अब आप न्यूज़ देखिए पापा, मैं ज़रा रसोई में देख कर आता हूँ क्या हो रहा है। ये औरत ना पूरे घर को अपनी तरफ कर लेती है। सारी गलती मंजू की ही है, मेरी इज्जत ही नहीं छोड़ी बच्चों में। चलो मैं भी देखता हूँ क्या हो रहा है। सुरेश भी उठकर रसोई में चला जाता है, जहाँ काजू देखकर उसका तो सर ही चकरा जाता है। अरे भाई, अभी तो पता भी नहीं कि रिश्ता पक्का होगा कि नहीं। क्यों इतनी महंगी काजू लाने की ज़रूरत थी बेटा? 900 रुपये के तो काजू ही हो गए। एक तो पनीर डाल रहे हो तुम लोग, मैंने मना नहीं किया, लेकिन अब काजू भी। अरे घर ही लुटवा दो। इस काजू के पैसे मैं दे दूंगी पापा जी, आप प्लीज़ कढ़ाई पनीर बनने दीजिए ना। बड़ी छलांग के लिए थोड़े छोटे मोटे खर्च तो करनी पड़ते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर ये रिश्ता हो जाएगा तो अपने ससुराल से दीदी हम लोगों की कितनी मदद कर सकेगी। हाँ पापा, पापा जी के बिजनेस में मैं आपको भी घुसा दूंगी। उस आदमी को ढंग से देखा भी नहीं तुमने, और पापा जी भी बना लिया। सबके सब यहाँ मंजू बने पड़े हैं। प्रिया पहले पनीर को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई करती है, उसके बाद शिमला मिर्च काट कर उसे भी फ्राई करती है। दूसरी तरफ अदरक, मिर्च, टमाटर और शिमला के साथ मंजू सब्जियों का पेस्ट बनाना शुरू करती है। तब तक मैं जीरा, हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च में बाकी मसाले डालकर मेन मसाला तैयार कर लेती हूँ। क्या क्या क्या? कश्मीरी मिर्च? मैंने तो कस्तूरी मेथी लाने को बोला था तुम्हें सुमित। वो दोनों कैसे होते हैं ना, तो गलत डिब्बा लिया है शायद। अब प्रिया तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। अच्छा हुआ तुम ट्रायल कर रही हो, हमें चीज़ों का अंदाज़ा लग रहा है, वरना ये गलती अंकल जी के सामने होती तो न जाने क्या होता। मैं अभी जाकर कस्तूरी मेथी लेकर आता हूँ। और फाइनली कढ़ाई पनीर बनाकर प्रिया सभी को परोसती है। रेस्टोरेंट से लाकर तो नहीं परोस दिया ना बहू तुमने? तुम्हें पता है ना महेंद्र नाथ जी बाहर का खाना नहीं खाते। पिछले 2 घंटों से तो किचन में हूँ पापा जी। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बहुत अच्छी सब्जी बनाई है तुमने। अब तो बस रविवार का इंतज़ार है, ये डील तो अपनी। अगली सुबह उठते ही सभी घर की सफाई में लग जाते हैं। सारे पर्दे बदल दिए जाते हैं, नई क्रॉकरी सेट निकाल लिया जाता है। 3 बजे किचन में जाकर प्रिया कढ़ाई पनीर तैयार कर लेती है और शाम 5 बजे से सभी महेंद्र नाथ, उनके बेटे और उनकी बीवी की राह तकने लगते हैं। तुम उन्हें इनविटेशन तो देकर आए थे ना भैया? 6:30 बजते ही महेंद्र जी शर्मा जी के घर पहुंच जाते हैं। आप लोगों को क्या लगा कि हम नहीं आएंगे? एक बार इन्होंने किसी को ज़बान दे दी सो दे दी, और तुम्हारा केस तो था ही ऐसा, तो हम कैसे ना आते सुमित। वो क्या है ना, 7 बजे ये डिनर कर लेते हैं, तो हम उसी हिसाब से कहीं जाते हैं कि इन्हें ज़्यादा देर बैठना ना पड़े, वरना ऐसे में बीच में भूख लग जाती है। अब किसी और के घर जाकर बीच में खाना मांगना अच्छा भी तो नहीं लगता। अरे किसी और का घर क्यों आंटी जी, ये आपके बेटे और बहू का ही तो घर है, यानी कि आपका अपना ही तो है। अंदर चलिए ना, मैं जल्दी से सब्जी गर्म करने चढ़ा देती हूँ। अनाया तुम फटाफट नान की तैयारी करो। नान के साथ आलू की सब्जी बनाई होगी बेटा जी ने। और डैड सब वही बनाते हैं। मैं तो आलू की सब्ज़ी जानती हूँ अंकल जी, पर मेरी ननद कढ़ाई पनीर बड़ा अच्छा बनाती है, तो उसने कढ़ाई पनीर ही बना ली, खास मेहमानों के लिए खास सब्ज़ी। और कढ़ाई पनीर का नाम सुनते ही महेंद्र नाथ के तो मुंह में पानी आने लगता है। वो सीधा जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। सभी उसके साथ खाने की टेबल पर बैठकर बातें करने लगते हैं। ज़रा और पानी डालना बेटा। ये 5वां ग्लास पानी पीने वाले हैं महेंद्र जी। ऐसे तो आपका पेट भर जाएगा, फिर आप कढ़ाई पनीर और नान कैसे खाएंगे? हाँ भाई साहब, गले में खराश है तो मैं दवा ला कर दूँ? महेंद्र बार बार रसोई की ओर देखता और पानी पी लेता। अब तो सब्जी गर्म हो गई होगी, मैं खाना लगवाता हूँ। भगोने में सब्जी लेकर अनाया रसोई से निकल रही थी।
तो यहाँ सुमित रसोई में जा रहा था और दरवाजे पर ही दोनों की टक्कर हो जाती है और कढ़ाई पनीर से भरा भगोना अनाया के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। नहीं, नहीं। व्हाट? सभी के चेहरे सूख जाते हैं, मानो उनके अंदर से किसी ने प्राण ही निकाल लिए हो। कोई बात नहीं बेटा, फर्श तो साफ ही है, ऊपर ऊपर से सब्जी उठा ले, थोड़ी तो भगोने में भी लगी रह गई है। नान तो है ही, ला उसी में सटा सटा कर खा लूँगा मैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? कढ़ाई पनीर के प्यार में ज़मीन पर गिरी हुई सब्जी खा लेंगे क्या? लोग क्या कहेंगे कि इतना पैसा आने के बाद भी महेंद्र पागल हो गया और ज़मीन पर गिरी हुई सब्जी खाने लगा। आप लोगों पर मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोगों ने कढ़ाई पनीर बनाई तो थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में खाना नहीं लिखा था। ये कहकर महेंद्र उठकर बाहर की ओर जाने लगता है। तभी प्रिया को कुछ याद आता है। एक दिन पहले ट्रायल के लिए मैंने जो सब्जी बनाई थी वो तो थोड़ी सी बची हुई है, वही अंकल जी को दे देती हूँ। रुकिए अंकल जी, सब्जी तो है, मैंने सारी सब्जी भगोने में नहीं डाली थी, थोड़ी सब्जी अंदर है, इतनी है कि आपकी फैमिली का खाना हो जाएगा। और एक दिन पुरानी कढ़ाई पनीर की सब्जी नान के साथ अनाया महेंद्र को परोसती है, जिसे खाकर महेंद्र कहता है, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर भेज दे तो हमारी किस्मत ही बदल जाए। आशु की उम्र शादी की हो चली है, मुझे अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसी लड़की की तलाश थी, और ऐसे भी जीवन का भरोसा नहीं है, जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा। और खर्च की फिक्र आप मत कीजिएगा, सबसे बड़े होटल में शादी मैं कराऊंगा अपने बेटे की, आप लोगों को बस पहुंच जाना है। पर ऐसे नहीं आएंगे हम भाई साहब, कढ़ाई पनीर लेकर आएंगे जी। और कढ़ाई पनीर का जादू कुछ ऐसा चलता है कि अनाया का रिश्ता करोड़पतियों के घर में हो जाता है। करण अपने शहर से दूर बेंगलुरु में MBA की पढ़ाई कर रहा था, जहां उसे प्रिया मिली। प्रिया उसकी जूनियर थी, जो एक दिन उसे कॉरिडोर में रोक कर कहती है, आप ही करण हो ना? हाँ, पर हाउ डू यू नो? सेमेस्टर में 99% कौन लाता है? आपके कारण हम फ्रेशर्स पर प्रेशर आ गया है, और जहां तक रही आपकी पहचान की बात, तो पूरे कॉलेज में हर तरफ आपकी फोटो छपी हुई है। पढ़ाई में भी अव्वल, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अव्वल, सब कुछ कैसे कर लेते हो तुम? हमें बात करते हुए 40 सेकंड हुए हैं और सीधा आपसे तुम? अब सॉरी, मैं तो यहाँ आपसे बस नोट्स लेने आई थी सर। बेटर। और करण प्रिया को सिर्फ नोट्स ही नहीं, अपना दिल भी दे बैठता है। उस दिन प्रिया को नोट्स देना करण को इतना महंगा पड़ गया कि आज वो प्रिया के कहने पर उठता है और प्रिया के कहने पर बैठता है। भैया मेरे लिए वही कटिंग चाय और पकोड़े ले आओ। करण मांगता तो चाय है, पर उसके लिए आती है कॉफ़ी और साथ में पकोड़ों की जगह पर ओट्स। ये वेटर ना अपनी वाइफ की याद में बेवड़ा हो गया है, चाय और पकोड़े मांगे तो कॉफ़ी और ओट्स लेकर आ गया। बीवी भाग गई है तो किसी और टेबल का ऑर्डर यहाँ ला देगा क्या? ऐसे तो हमारे दिमाग में भी 10 टेंशन रहते, पर ऑफिस में 19-20 की भी गलती नहीं कर सकते हम। अभी जाकर ये ओट्स उसके मुंह पर मारकर आता हूं। तुम जाकर उसे नाश्ता चेंज करने के लिए भी बोलोगे ना तो वो नहीं करेगा, क्योंकि ये नाश्ता तुम्हें मेरे कहने पर परोसा गया है। ये चाय पकोड़े समोसे खाकर ही तुम्हारी तोंद बाहर आ गई है। अब तुम्हारे इस मोटे पेट को अंदर करने के लिए खाने में ये बदलाव करनी बहुत जरूरी है। अरे सुबह 5 बजे उठाकर तो मुझे जिम ले जाती हो, घर पर कुछ अच्छा खाने नहीं देती, सिर्फ कैंटीन में एक चाय पीकर मुझे चैन मिलता था, आज तुमने वो भी छीन लिया। काश 3 साल पहले मैंने तुम्हें नोट्स ही ना दिए होते। देते नहीं तो मैं छीन लेती तुमसे। तुमने प्रिया को जाना नहीं है। एनीवेज, अपने स्ट्रक्चर को अच्छा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी में तुम किसी अंकल की तरह दिखो और मेरी फ्रेंड्स मुझे कहे कि पैसे के लालच में मैंने किसी चाचा से शादी कर ली। तुम्हारी गाड़ी इतनी तेज कैसे चल देती है? अभी तक घर पर बात नहीं की मैंने, और तुम सीधा शादी की बात कर रही हो। वो आपकी प्रॉब्लम है सर, क्योंकि मेरे घर पर सबको सब कुछ पता है। मैंने वो ड्रेस फाइनल कर लिया जो मुझे पहननी है, तो कैसे भी अक्टूबर में हमारी शादी हो जानी चाहिए। अब तुम कैसे अपने घर वालों से बात करोगी और कैसे शादी की डेट फाइनल करोगी, इट्स योर कॉल। करण के परिवार वाले बड़े सीधे लोग थे, और अब प्रिया ने करण पर प्रेशर बना दिया था, तो उसे तो अपने परिवार वालों को इस बारे में बताना ही था। करण अपनी मम्मी को फोन लगाता है। मम्मी, मतलब मुझे ना आपसे कुछ कहना है, मतलब घर पर
आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके हाथ से निकल गया हूँ। वो तो तुम निकल ही चुके हो भैया, लड़की का चक्कर है ना, मैं तो पहले ही जानती थी मम्मी। अरे चुप रहेगी तू, बोलने देना अपने भैया को। बोल बेटा, कोई बात है क्या तेरे मन में? कोई लड़की है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तेरी बहन तो ऐसे ही बोल रही है, चिढ़ा रही है तुझे। मत बोला करना प्रीति, बेचारा दूसरे शहर में अकेले बैठा हुआ है। दीदी मजाक करिए मम्मी जी, करण भैया ने कुछ और बताने के लिए कॉल किया होगा। बताइए ना भैया, फ़ोन स्पीकर पर ही है, सब सुन रहे हैं। आपका प्रमोशन फॉरेन में हो गया है क्या? वहाँ बहुत ठंड होती है, ठंड के कपड़े ज़रूर लेकर जाइएगा। अरे तुम सब चुप रहोगे तब तो वो बोलेगा। बोल बेटा। प्रिया नाम की एक लड़की है, मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ती है। भैया को बताया था मैंने उसके बारे में, मेरी जूनियर थी, हम पिछले 3-4 साल से दोस्त थे। उसके घर वाले मुझे जानते हैं और अब वो लोग आप लोगों से मिलना चाहते हैं। प्रिया की भी शादी की उम्र हो गई है, तो उन्होंने सोचा किसी और से शादी से अच्छा है कि प्रिया और मेरी शादी कर दी जाए। तूने अब सोच ही लिया है तो हमें फ़ोन करके क्यों बता रहा है? कर ले शादी। आप भी ना दिन भर अपने बेटे को याद करते रहते हैं, और जैसे ही वो फ़ोन करता है तो ऐसी कड़वी बातें बोलने लगता है। बता बेटा, मैंने कुछ कड़वा बोल दिया क्या? अब ठीक है, तूने पसंद कर ली है लड़की तो कर ले शादी, हमारा क्या है, हम पहुंच जाएंगे शादी में। प्रिया ने तो अक्टूबर की डेट निकाल ही दी थी। अब इतने कम समय में क्या ही दोनों परिवार मिलते और क्या ही शादी की प्रिपरेशन हो पाती। ऊपर से दोनों वर्किंग हो तो ऑफिस से छुट्टियां मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। 2 दिन में किसी तरह बेंगलुरु में ही प्रिया और करण की शादी होती है और वहीं करण के परिवार वाले भी पहुंचते हैं। शादी के बाद सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। शादी को 6 महीने हो गए और अभी तक मेरे सारे घर वाले तुमसे मिल भी नहीं पाए। इतनी हड़बड़ी में 3 टिकट्स हुए थे, न मम्मी आई न भाभी। या दैट्स सैड बेबी, तो तुम उन्हें यहाँ बुला लो ना। अरे मैंने बोला मम्मी को यहाँ आने के लिए, पर उनका भी कहना सही है। हम दोनों ही काम पर चले जाएंगे तो वो नए शहर में इन 4 दीवारी के बीच अकेले बैठकर क्या करेंगी। अच्छा मैं क्या सोच रहा था, अभी ऐसे ही एक साथ 4 छुट्टी आने वाली है। पिछले 1 साल की भी मेरी काफ़ी सारी छुट्टियां बाकी है। ऐसे तो मेरी छुट्टियां भी बाकी हैं। तो क्या हम कहीं फॉरेन जा रहे हैं? अरे नहीं, हम कानपुर जा रहे हैं अपने घर। पूरे घर वालों को सरप्राइज भी दे देंगे और तुम अपने ससुराल में कुछ दिन गुजार लोगी। ठीक है, फिर मैं पैकिंग करना शुरू करती हूँ। वैसे कहीं वहाँ वो लोग मुझे घूंघट में तो नहीं रखेंगे ना? अरे हम किसी गांव में नहीं जा रहे प्रिया, तुम्हें जो पहनना हो पहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिया थोड़े डाउट के साथ 4 बैग पैक कर लेती है और दोनों कानपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। दरवाजे पर अपने बेटे को देखकर विद्या खुशी से झूम उठती है। रुक रुक बेटा, तू वहीं खड़ा रहे, बहू पहली बार हमारे घर आ रही है, ऐसे ही अंदर ले आएगा क्या? अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। प्रीति, नैना, जल्दी आओ, देखो कौन आया है। घर के छोटे बेटे और बहू के स्वागत के लिए पूरा परिवार घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते हैं। बहू तो बड़ी सुंदर है तेरी विद्या, इस बार भी तूने बाजी मार ही ली। हल्दी लगी ना फिटकरी और बहू आ गई, हम सबकी पार्टी ड्यू रही विद्या। जरा धीरे बोलिए ना आंटी जी, यहाँ तो नॉइज़ पोल्यूशन आप लोगों की आवाज़ से ही हो जा रहा है। अच्छा मॉम, मैं अभी फ्लाइट से आई हूँ ना, ज़रा थक गई हूँ, मैं जाकर रेस्ट कर लूँ। प्रिया की बात सुनकर सभी का मुंह उतर जाता है, पर बात संभालते हुए विद्या कहती है, डर गई ना तू भी? अरे ये नेचर है मेरी बहू का, इतना मजाक करती है कि क्या बताऊं। आंटी, अब पहले स्टैंड अप कॉमेडियन थी ना। अच्छा, वही मैं सोचूं, मेरे बोलने से नॉइज पोल्यूशन कैसे हो जाएगा। नैना सभी मेहमानों को नाश्ता करवाती है और धीरे धीरे सभी लौट जाते हैं। कुछ देर बाद आराम से अपनी नींद पूरी करके प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है। उठ गए तुम दोनों, अब कुछ खा पी लो। वही ना मम्मी जी, बाहर शहर में क्या ही खा पाते होंगे दोनों, वही मैस का खाना। मैस में क्यों खाएंगे हम भाभी? पहले तो करण मेरे पास मेरे घर पर खा लेता था, फिर शादी के बाद हमने कुक रख ली। 80,000 की सैलरी है मेरी, इतनी सैलरी में एक कुक तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ मैं। कुक क्या, झाड़ू पोछा बर्तन सब चीज़ के लिए काम वाली है, और ये सब घर गृहस्थी के काम उन्हीं औरतों को सूट करते हैं जिन्हें लाइफ में कुछ बनना नहीं है, कुछ करना नहीं है। स्पाइनलेस। अपनी देवरानी की बात सुनकर नैना को खुद के लिए बुरा लगता है, उसकी नजरें झुक जाती है। स्पाइनलेस,
ऐसी बात नहीं है भाभी, ये तो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। वरना ऐश्वर्या राय इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, पर उन्होंने अपनी बेटी को अपने करियर से ऊपर रखा। औरतों में ही तो ये शक्ति होती है कि अपना सब कुछ छोड़कर अपने घर वालों के बारे में सोच सके। तुमसे मिलने आई थी क्या ऐश्वर्या राय? नहीं ना? ये कुछ भी न्यूज़ देखकर कुछ भी मत बोला करो। पहले वो जहाँ तक पहुँची है वहाँ पहुँचे तो सही कोई। वैसे क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। वही तो, मैं एक MBA हूँ, वो भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से पास आउट। ग्रेजुएशन का क्या है? वो तो एक दूध वाला भी कर लेता है। जब तक तुम मेरे लेवल तक पहुंचोगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि खुद के लिए सोचना कितना इंपॉर्टेंट है। घर का माहौल बिगड़ता देखकर करण घबरा जाता है। ये किन बातों पर बहस करने लगे तुम लोग? अब मम्मी बड़ी भूख लग रही है, कुछ खिलाओ ना। भाभी क्या बनाया आपने? सब कुछ रेडी है भैया, मैं तो बस आपकी नींद टूटने का इंतजार कर रही थी। ये भी घर आते ही होंगे, खाना परोसती हूँ, सभी साथ में खाना खाएंगे। नैना और प्रीति मिलकर सभी को खाना परोसते हैं। अरे वाह खीर पूरी, क्या खाना बनाया तुमने बहू, मज़ा आ गया, वाह वाह वाह। सारा प्यार बस देवर के लिए, पति के लिए कोई प्यार नहीं। देख रही हो ना मम्मी, इतने दिन से मैं इसे कह रहा था पूरियाँ बना लो, कचौड़ियाँ बना लो, पर मैडम रोज़ वही पराठे और आलू दही की सब्जी पकड़ा देती थी। आज देवर देवरानी आए तो खीर पूरी कचौरियाँ दम आलू पनीर की सब्जी इतना कुछ बना दिया मैडम ने। देवरानी का नाम मत लीजिए भैया, देवरानी पढ़ी लिखी है, वो ऐसा खाना नहीं खाती। इतना ऑयली, ओ माय गॉड। मैं अपनी डाइट मेंटेन करती हूँ। अब समझ में आ रहा है करण कि तुम्हें वो कटिंग चाय और पकौड़ियों की आदत कहाँ से लगी थी। ओ माय गॉड, मैं ये नहीं खा सकती। मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। अपने फ़ोन से अपने लिए ऑयल फ्री खाना प्रिया ऑर्डर कर लेती है। खाना खाते हुए सभी आपस में बात कर रहे थे कि सुमित कहता है, करण तू LIC में लगाता है क्या पैसे? आजकल तो सभी शहर में पैसे लगाते हैं भैया, मैं तो SIP करता हूँ। SIP क्या होता है करण? आपको SIP नहीं पता भैया? ये तो आजकल 10th 12th के बच्चों को भी पता होता है। मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की ना, इसलिए मुझे कहाँ से पता होगा। व्हाट? कहाँ तक पढ़े आप? पापा को जब पहली बार हार्ट अटैक आया, उस वक्त हम छोटे थे। अटैक के बाद वो काम संभाल नहीं पा रहे थे। उस वक्त भैया सिर्फ 8th में ही थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बिजनेस संभाल लिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं और प्रीति तो कभी पढ़ ही नहीं पाते। बाहर MBA भी मैंने भैया के पैसों से ही किया है प्रिया। भैया सिर्फ मेरे बड़े भाई नहीं, मेरे पिता समान है। आई लाइक दिस थिंग अबाउट यू। तुम किसी को भी ना अपनी मेहनत का क्रेडिट दे देते हो। मान लो भैया ने तुम्हें बाहर भेजकर पढ़ाया, पर तुमने भी तो पढ़ाई की। जब मैं कॉलेज में आई थी उस वक्त भी पूरे कॉलेज में हर तरफ सिर्फ करण ही करण होता था। वेट, अगर भैया ने सिर्फ 8वीं पास की है तो भाभी आप कितना पढ़ी हो? मेरे पापा की तबीयत खराब चलती थी, इसलिए हड़बड़ी में मेरी शादी करवा दी गई। उस वक्त मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही थी। यहाँ पापा जी मम्मी जी ने कई बार मुझे कहा आगे पढ़ने के लिए, पर अगर मैं पढ़ाई करती तो खाना कौन बनाता? वैसे कुक रखने का भी ऑप्शन दिया था मम्मी जी ने, पर घर पर बहू होने के बाद कोई बाहर वाला आकर खाना बनाए, ये मुझे समझ में नहीं आता। खाना बनाना मुझे पसंद भी था, तो मैंने इसी को अपना काम मान लिया। किन गंवारों के बीच फंस गई हूँ मैं, माय गॉड। मतलब इस घर में सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेरी ही है। अब समझ में आ रहा है, जो होता है अच्छा ही होता है। वरना मेरे फ्रेंड्स अगर शादी में आते और मेरे ससुराल वालों से मिलते तो न जाने मेरी कितनी इंसल्ट होती। सब कहते कि प्रिया गवारों के ससुराल गई है तू। ये कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया ऐसी नहीं है मम्मी, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ, और उसकी तरफ से मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, खास करके आपसे भाभी। मुझसे 5 साल छोटी है, बच्ची है अभी, उसकी बातों का क्या बुरा मानूंगी मैं करण। इस तरह हर दिन प्रिया की बदतमीजी बढ़ती जाती है। वो खुद को होशियार और पूरी दुनिया को गंवार समझने लगी थी, पर फिर भी उसके ससुराल वाले ना ही उसकी बात का बुरा मानते, ना ही बात का बतंगड़ बनाते। एक रात प्रिया के सोने के बाद सभी मिलकर एक मीटिंग करते हैं। परसों प्रिया का बर्थडे है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मोहल्ले में एक पार्टी की जाए। बीच में स्पेस भी बड़ा है, एक टेंट बन जाएगा,
ऐसे में इन दोनों की शादी में हम ना पड़ोसियों को बुला पाए ना ही रिश्तेदारों को, और फिर 4 दिन बाद तो ये जाने वाले हैं। व्हाट अ फेबुलस आइडिया भैया। हाथ में एक ही दिन है, जिस जिसको बुलाना है सबकी लिस्ट तैयार करते हैं और सबको कॉल करना शुरू करते हैं। कैटरिंग वालों से मैं बात कर लूँगी और केक का भी मैं देख लूँगी। मेरा एक फ्रेंड है, वो डेकोरेटर है, मैं उससे बात कर लेती हूँ डेकोरेशन के लिए। मैं गेस्ट लिस्ट तैयार कर लेता हूँ। और सभी ज़ोरों शोरों से प्रिया की बर्थडे पार्टी की तैयारी में लग जाते हैं और वो दिन आ ही जाता है जिसका प्रिया को बड़ा इंतज़ार था। अपनी बर्थडे का कितना इंतज़ार रहता है मुझे, पर यहाँ क्या बर्थडे मनाऊंगी इन गंवारों के बीच में। इतने सारे 4 बैग भर के कपड़े लाई थी मैं। इतने कपड़े इन पूरे परिवार के पास मिलकर भी नहीं होंगे, पर पहन कहाँ पाती हूँ मैं। तभी महेश अपनी बहू के कमरे में आता है और उसके हाथ में 2100 रुपये रखकर कहता है, करण बता रहा था आज तुम्हारा जन्मदिन है, मिठाई ला कर रखी है मैंने, याद से खा लेना बहू, और शाम को हम लोग चलते हैं बराबर घूमने। इतने कपड़े लेकर आई हो तुम, कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लेना बिटिया। और जैसे ही शाम के 5 बजते हैं सभी तैयार हो जाते हैं। जैसे ही प्रिया गेट खुलती है तो वो बाहर देखती है कि उसके बर्थडे के लिए तो सरप्राइज रेडी है। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। नाइस। जब आप लोगों ने इतना कुछ किया ही है तो एक रिसॉर्ट बुक कर लेते। मेन सरप्राइज तो बाकी है भाभी, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स सब आए हैं। प्रिया अपने दोस्तों और घर वालों से मिलकर बहुत खुश होती है। सभी एंजॉय कर रहे थे कि फिर बारी आती है केक कटिंग की। क्या हुआ नैना, डिलीवरी बॉय अभी तक आया क्यों नहीं? सुबह से उसके इलाके में बारिश हो रही है, वो केक लेकर आएगा तो भी केक खराब हो जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं। वैसे मैंने ना एक केक घर पर बना लिया था, यही सोचकर कि अगर केक ना आ पाया तो। अब केक वाला नहीं पहुंचा है तो वही केक ले आ बहू जो तूने बनाया था। वैसे भी केक में ड्राई फ्रूट्स तो होने ही चाहिए, हमारे ज़माने में तो ये चीज़ें होती भी नहीं थी। केक तो केक ही होता है भाई। मजबूरन नैना को एक छोटा सा केक ही टेबल पर कटिंग के लिए रखना पड़ता है। जैसे ही प्रिया उस केक को देखती है उसके तो होश उड़ जाते हैं, वो उसे उठाकर फेंक देती है। गंवारपंथी की भी हद होती है भाभी। ये केक लेकर आई आप? ये जरूर आपने ही बनाया होगा। थर्ड क्लास औरत की थर्ड क्लास पसंद। जैसे ही प्रिया ये कहती है उसकी माँ भरी पार्टी में उसे जोरदार तमाचा झड़ देती है। जब से मैं यहाँ आई हूँ सारे पड़ोसी मुझसे तुम्हारी चुगली कर रहे हैं कि हम तो अपनी बहू को कभी भी प्रिया के आसपास नहीं जाने देते, कि कहीं उसका साया भी पड़ गया और हमारी बहू उसके जैसी हो गई तो बुढ़ापे में हम तो वृद्धाश्रम में दिखेंगे। पर मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी बढ़ चढ़ कर तारीफ कर रहे थे। पर मुझे दिख गया कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। माफी मांगो अपनी जेठानी से तुम। और इस लड़की की बदतमीजी का इल्जाम आप पर भी जाता है समदन जी। शादी हो गई है इसकी तो अपने पास रखिए इसे। ऐसे बेंगलुरु में अपने पति के साथ अकेली रहेगी तो अपनी मर्जी से जिएगी तो ऐसा ही व्यवहार करेगी ना। अब से आप महीने के 15 दिन इसे अपने पास रखें, या फिर आप और भाई साहब 15 दिन इसके पास वहां बेंगलुरु में रहिए। ये क्या बोल रही हो मम्मी तुम? वही जो तुम सुन रही हो। तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं यहाँ किसी से नजर मिलाने लायक नहीं बची। ये संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें। समधी जी, समधन जी, अब ये मेरी बेटी कम आपकी बहू ज्यादा है। इसे लाइन पर लाने के लिए आपको जो चीज सही लगे आप कर सकते हैं। और एक एक कर सभी पार्टी से वापस लौट जाते हैं और अपनी ही बर्थडे पार्टी में प्रिया अकेली रह जाती है। कुछ देर बाद उसकी जेठानी नैना उसके पास आती है। जो हुआ उसे भूल जाओ प्रिया, अभी तुम्हारा बर्थडे खत्म होने में 3 घंटे बाकी है। सब तैयार तो है ही, चलो हम बाहर चलते हैं। आप कितनी महान है भाभी, सभी के सामने मैंने आपकी इतनी इंसल्ट की, फिर भी आप मुझे लेने आई हैं। मम्मी ने ठीक ही कहा, ज़्यादा आज़ादी मिल गई है ना, मैं बिगड़ गई हूँ। प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और अपने सारे परिवार वालों से हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और इस दिन के बाद वो कभी भी अपनी गलती नहीं दोहराती।